हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अपन एनसीईआरटी साइंस जो है वो कवर कर रहे हैं, जिसके तहत हमने 13 अध्याय अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा अध्याय 14, जिसका नाम है जल। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं बजरंग बली के आशीर्वाद से। सभी अपने मन में जय श्री राम बोलें और ये चौपाई बोलें कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुतमुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जय श्री राम, जय बजरंग बली। ठीक है, और आप सभी को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और हिंदू नववर्ष, है ना, हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे जो नवरात्रि है वो भी शुरू हो चुके हैं, इसकी भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और माता से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को एग्ज़ाम में सफल बनाएं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ देखो, ये कक्षा 6 एनसीईआरटी अपन कवर कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। और ये सारे चैप्टर्स जो है वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स जो है कवर हो चुके हैं। आज का अपना जो चैप्टर है वो रहेगा अध्याय 14, जिसका नाम क्या है भाई, जल। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए अपन सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न अपने पास, ये देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। पहला है वाष्पन, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है संघनन। ठीक है, तो इनमें आपको ये बताना है उपयुक्त में से किन कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की जो बाहरी सतह होती है उस पर जल की छोटी छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है। देखो, आपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि ये जैसे मान लो गिलास है या फिर कोई भी बोतल है जो आप फ्रिज से, जस्ट फ्रिज से निकाली हो आपने। ठीक है, तो वो आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये गिलास है और इसमें आपने ठंडा पानी डाला है। इसमें ठंडा पानी जैसे डाला है आपने, कैसा ठंडा वाटर, है ना, ठंडा पानी इसमें डाला है ना, तो आपने देखा होगा, या बर्फ़ इसमें डाल दी हो, बर्फ़ या ठंडा पानी कुछ भी इसमें डालते हो तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो गिलास के बाहर कुछ बूंदें जो है वो जमा हो जाती है। गिलास के बाहर की तरफ कुछ जो है इसके सतह पर, बाहरी सतह पर कुछ बूंदें जो है पानी की वो जमा हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। तो वो उसका कारण क्या है, ठीक है, वो किस घटना के कारण ये जमा हो जाती है, ये आपको बताना है। तो बताओ, वाष्पन द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है, संघनन द्वारा होता है, या इन तीनों के द्वारा ही होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये बताइएगा। तो इसका देखो सीधा सीधा है, इसका आंसर होता है संघनन। ठीक है, संघनन प्रक्रिया के द्वारा ही जो है आपकी बोतल जो होती है, या फ्रिज में से जस्ट अभी अभी तुरंत फ्रिज में से निकाली हुई बोतल के जो चारों ओर है पानी की कुछ बूंदें जमा हो जाती है, और ठंडे पानी का जो गिलास होता है या कोई भी पात्र होता है उसके बाहर जो पानी की बूंदें जमा होती है उनका कारण संघनन होता है। ठीक है, संघनन क्या होता है ये भी अभी अपन देखेंगे आगे। ठीक है, इसे इनमें आ जाएगा। तो ऑप्शन सी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो, जल चक्र के संदर्भ में आपको इन कथनों पर विचार करना है। जल चक्र, वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। तो क्या ये बात सही है क्या, इनमें आपको सही पूछा है कि कौन सा सही है। दूसरा है, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन का की प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्या ये बात भी सही है क्या। देखो, पहली बात सही नहीं है, दूसरी बात भी सही यहाँ पे नहीं है। वाष्पोत्सर्जन की भूमिका नहीं होती है, वापस लाने में किसकी भूमिका होती है बताइएगा। चलो तीसरा और पढ़ते हैं कि वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आता है। ये बिल्कुल सही बात है। जो ऑप्शन थर्ड है ना अपना, ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका 3 नंबर वाला बिल्कुल सही है ना। तो ये केवल सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है अपना, ये आपका सही उत्तर रहेगा। अब चलो इनको अपन देख लेते हैं कि कैसे ये गलत होते हैं। तो देखो, जलवाष्प जो क्या होता है आप सभी को पता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो वायु में जो जल और वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रम होता है, ठीक है, इसमें देखो संघनन प्रक्रम लिखा हुआ है। ठीक है, वायु में जल
वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। तो ऐसा नहीं है, ये जल है ना वाष्पन द्वारा तो प्रवेश करता है लेकिन संघनन द्वारा प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि संघनन जो होता है वो वाष्प को वापस जल बनाता है। ठीक है, तो वाष्प जो होती है इस वाष्प को जल में बदलता है। जल वाष्प को किस में बदलता है? वो जल वाष्प को आपका जल में बदल देता है। ठीक है, वाष्प जो होगी ना उसको जल में बदल देगा, तो इसी चीज़ को आप संघनन कह सकते हैं। ठीक है, इसे संघनन कहते हैं। तो इसलिए और संघनन जब होगा तो जो है वायु में जल प्रवेश नहीं करेगा, जबकि वायु से जल बन जाएगा। जबकि यहाँ लिखा है वाष्पन और संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है, तो ऐसा नहीं है। वाष्पन द्वारा तो है लेकिन संघनन द्वारा नहीं होता है। संघनन की बजाय यहाँ पर जो है आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पर जो है वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे लिखा जा सकता था। ठीक है, अगर यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे लिखा हुआ होता तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता। यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये क्या होता है, इसमें प्रविष्ट होता है हवा में। ठीक है, वायु में। ठीक है, तो ये आपका वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। तो इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा देखना, और देखो प्रकृति में जो है ये जल चक्र के लिए जो जल वाष्प है वो जल वाष्प जो है होना जरूरी है, इसी से ही जल चक्र जो है वो कंप्लीट होता है। क्योंकि जल वाष्प होगी तभी तो जैसे नदी नाले समुद्र झरने जो भी है अपने महासागर है उनसे जल है वो ऊपर उठता है ना, और ऊपर उठ के बादलों के रूप में निर्माण होता है उनका, बादल बन के फिर वर्षा के रूप में पुनः धरती पर लौट आता है। तो ये जल चक्र होता है। ठीक है, और इसके लिए आपका जलवाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य रूप से जरूरी है। ठीक है। दूसरा, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम जो होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन की भूमिका नहीं होती है, यहाँ पर संघनन होना चाहिए था। संघनन की भूमिका होती है। किसकी होती है? संघनन की, क्योंकि संघनन जो है उसी के द्वारा जैसे वाष्प है वो जल में बदलता है। ठीक है, तो इसलिए ये दूसरा भी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। और अतः तीसरा सवाल जो तीसरा अपना ऑप्शन है वो अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो देखो, इसमें देखो कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, जो गलत है वो आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों पर देखो, पहला क्या है कि वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये सत्य चीज़ है। वर्षा का जल अपन एकत्रित करते हैं ना, तो उसको वर्षा जल संग्रहण करते हैं कहते हैं। और एकत्र कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो अपने घरों में देखा होगा आपने, जो घरों की छतें बनी हुई होती है, छत बनी हुई होती है, उन छत पे जो है जो पानी का निकाल होता है वो सीधे नालों के द्वारा पानी के हौद या बड़े बड़े जो टैंक होते हैं पानी के नीचे जो हमारे आंगन में बने होते हैं उनमें अपन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, छत का पानी आंगन या हौद में, हौद जैसे कह सकते हो, हौद या टैंक में अपन स्टोर कर सकते हैं, तो वो वर्षा का जल संग्रहण होता है। और भी जैसे प्राकृतिक रूप से जो पहाड़ों पे जो जल गिरता है वर्षा के रूप में, वो आपका नदी नालों में उनमें जो समुद्रों में तालाबों में चला जाता है, तो वो वर्षा जल संग्रहण होता है। तो इसकी दो विधियां हैं विशेष रूप से। एक तो घर पे वो टांके बना के, ठीक है, छत का पानी अपन स्टोर कर सकते हैं। दूसरा जो है वो जो वेस्ट जाता है जो पहाड़ों पे जो ऐसे ही गंदे नालों में जाता है उसको जो है नदियों में या जो तालाब होते हैं उनमें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले हुए होते हैं तथा जिससे क्या होता है उनका पानी खारा होता है और पीने योग्य नहीं रहता है। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल क्या है, सही बात है। तो प्यारे साथियों, दोनों ही बातें सत्य है और यहाँ पे पूछा है सत्य नहीं है, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर के रूप में रहेगा। नेक्स्ट है अपना फोर्थ क्वेश्चन। ये देखो एक बुक है, ठीक है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये कविता है। इस कविता के रचयिता कौन है आपको ये बताना है। देखो यहाँ पे कोलरिज तो आप सभी को पता है, कोलरिज तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से कोलरिज है जो इसके लेखक है,
वो होंगे आपके एस टी कोलरिज। ठीक है, ये आपका एस और टी, एस टी कोलरिज के द्वारा एक बहुत ही शानदार कविता लिखी गई है जल के ऊपर। ठीक है ना, जल के ऊपर लिखी गई कविता है, जो इन्होंने कब लिखी थी? 1798 में। ठीक है, 1798 में इन्होंने एक कविता लिखी थी जो कि जल के ऊपर है। क्योंकि देखो हमारी पृथ्वी के जो है लगभग 2/3 भाग जो है वो चारों ओर से जल है इसमें। मतलब आप देख सकते हैं कि जल के संदर्भ में इन्होंने एक बात कही है, और वो बात क्या है कि हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। हर जगह जल ही जल, हर जगह, हर जगह जल ही जल, जल ही जल, हर जगह जल ही जल। लेकिन क्या लिखा कि पीने के लिए कोई बूंद नहीं, पीने के लिए, पीने के लिए कोई बूंद नहीं, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। ठीक है, तो ये बात इनकी इस कविता में लिखी गई है, बूंद नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा कि पृथ्वी का जो है 2/3 भाग जो है जल से घिरा हुआ है, लेकिन बहुत सारा जल जो है समुद्रों में होता है। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा ही था कि समुद्र का जल जो है वो पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि खारा होता है। ठीक है, खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। ठीक है, तो एस टी आप याद रखना है, एस टी कोलरिज द्वारा 1798 के अंदर, 1798 के अंदर एक कविता रची गई थी जिसका नाम क्या था भाई? राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपके सवाल समाप्त होते हैं। और ये देखो जो बुक है अपनी एनसीईआरटी, उससे जैसे ये सवाल अपने आ जाते हैं खाली जगह वाले, तो खाली स्थान की पूर्ति आपको करना है। इसको आपको कैसे करना है वो आप समझे। देखो नीचे दिए गए जो इनको है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, तो क वाला पढ़ें आप कि जो है जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं बताओ? सीधी सी बात है, वाष्प में जब परिवर्तित अपन करेंगे वाष्प में, तो उसको अपन वाष्पन कह देंगे। क्या कह देंगे? वाष्प के अंदर अंतर्गत जो है परिवर्तन होता है उसी को तो हम वाष्पन कहेंगे ना। वाष्प में परिवर्तन होने के प्रक्रम में वाष्पन कहलाता है। जो ख है अपना, उसमें क्या है कि जल वाष्प को जल में परिवर्तित करना है आपको। जल वाष्प है उसको जल में परिवर्तित आपको करना है। तो जल में परिवर्तन मैंने बताया था कि वाष्प है जब जल में परिवर्तित होती है तो ऐसे प्रक्रम को संघनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद देखो 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न हो तो उस क्षेत्र में क्या पड़ जाता है भाई? सूखा। ठीक है, सूखा, सूखा उसमें पड़ जाता है। बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। और अत्यधिक जब वर्षा हो जाएगी तो क्या आ जाएगी? ज़्यादा वर्षा है, बाढ़ ला सकती है। ठीक है, तो बाढ़ आ जाएगी उसमें। ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका, देखो इसमें आपको बताना है कि देखो ये 4-5 जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा वाष्पन के कारण है और कौन सा संघनन के कारण है। तो पहला पढ़ें आप कि ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना, तो ये किसके द्वारा होता है? तो निश्चित रूप से ये संघनन के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? संघनन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना। भाप जब ऊपर उठेगी तो इसका मतलब क्या? वाष्प निकल रही है उसमें, तो ये जो है ये वाष्पन के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें कि सर्दियों में प्रातः कोहरे का दिखना। सर्दियों में जो कोहरा दिखता है, ठीक है, ये जो कोहरा दिखेगा ना, ये कोहरा किसके द्वारा हो जाएगा? आपका संघनन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप संघनन लिख सकते हैं। ठीक है, संघनन। ठीक है, संघनन। नेक्स्ट गीले कपड़े से पोंछने के बाद शामपट कुछ समय बाद सूख जाता है। ठीक है, गीले कपड़े से जैसे बोर्ड को पोंछेंगे ना तो वो सूख जाता है। तो इसका मतलब क्या? सूखने की जो प्रक्रिया में वापस सूख जाता है। तो यहाँ पर भी आप वाष्पन लिख सकते हैं। तो वाष्पन के द्वारा ये होता है। ठीक है, वाष्पन। नेक्स्ट है गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना। तो भाप जब उठेगी तो ये भी तो वाष्पन ही होगा ना। ठीक है, वाष्पन के द्वारा ये भाप जो है निकलती है यहाँ से। तो ये यहाँ पे चीज़ें रही। अब देखो ट्रू फॉल्स वाले कुछ स्टेटमेंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। इनमें आपको बताना सत्य असत्य। ठीक है, कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला देख लो आप कि वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय उपस्थित रहती है। तो देखो ये केवल मानसून के समय कोई ज़रूरी नहीं है,
मानसून में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ऐसे भी जो है जलवाष्प तो उपस्थित रहती ही है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये आपका असत्य हो जाता है। नेक्स्ट है अपना, जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? भूमि से भी तो वाष्पित होगा, भूमि से भी वाष्पित होता है। धरती पे कोई जल आप गिराते हो तो कोई वाष्पित होता नहीं, क्या होता है? वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी जो होता है वो क्या है? गलत है, असत्य है। नेक्स्ट, जल के जलवाष्प में परिवर्तन के प्रक्रम को वाष्पन कहते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। जल जब है वो वाष्प के रूप में आएगा तो उसको क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ठीक है, उसकी भाप बन के वो ऊपर उठेगा तो इसको वाष्पन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है। जल का वाष्पन केवल और केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है। क्या ऐसा है क्या? केवल सूर्य का प्रकाश ही वाष्पन कर सकता है क्या? जी नहीं, सूर्य का प्रकाश तो वाष्पन करता है, लेकिन हम जो है अपन जैसे गैस बर्नर चला करके भी अपन वाष्पन कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अन्य तरीकों से भी वाष्पन अपन कर सकते हैं। जैसे इस्त्री से वाष्पन हुआ था, जैसे प्रेस करते हैं ना, वो प्रेस इस्त्री, उसके द्वारा भी होता है। जो गर्म चीज़ें हैं जिनको अपन गर्म करके वो वाष्पन उसका बना सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के चूल्हे हैं, गैस चूल्हे हैं, है ना, अग्नि जैसे है। तो ये कई सारे जो होते हैं जिनके द्वारा वाष्पन होता है। तो इसलिए ये बात जो है यहाँ पे गलत होती है, असत्य होती है। अब लास्ट देखो कि वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जैसे जैसे वायु जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है ना, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी है ये मान लो पृथ्वी है, और पृथ्वी से जैसे जैसे वायु ऊपर जाएगी ना, वायु जो है ऊपर जाएगी तो ये क्या होती जाती है? ठंडी होती जाती है। ठीक है, ठंडी होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि जब ये ठंडी हो जाती है तो संघनन के द्वारा अपनी जो है जल की बूंदों के रूप में वो जो है छोटी छोटी बूंदें जो है ये अपना आकार जो है बड़ा बड़ा आकार कर लेती है, और आसपास जैसे ऐसे, जैसे बोतल के बाहर जो ठंडी बोतल होती है उसके बाहर जो जमा होती है, उसी प्रकार से ऊपर जा कर के ये जो है पानी की कुछ कणिकाएँ, छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती है, और उन्हें हम जल कणिकाएँ कहते हैं, जो कि हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। क्या है? बादल के रूप में हमें दिखाई देती है, बादल के रूप में, बादल के रूप में हमें दिखाई देती है। ठीक है, पृथ्वी से वायु जो है जैसे जैसे ऊपर जाती है वो ठंडी होती जाती है, और लंबे समय तक जो संघनन की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ये पानी की जो बूंदों के रूप में जमा हो जाती है, और छोटी छोटी जल कणिकाएँ बनती है, और यही जल कणिकाएँ जो है हमें बादलों के रूप में जो दिखाई देती है, और ये बादल जो होते हैं आपस में टकराते हैं। ठीक है, इतने भारी हो जाते हैं ये बूंदें जो है, एक समय होता है जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि इनके द्वारा जो है बारिश जो है, ये बूंदें जो है बारिश के रूप में हमारे पृथ्वी पर जो है नीचे गिरती है। ठीक है, पृथ्वी पर जो है नीचे गिरेगी तो हम उसी को ही क्या कह देते हैं भाई, जो है जैसे मान लो ये पृथ्वी पर वापस आएगी ना बूंदें, तो ये बारिश के रूप में आती है, बरसात के रूप में आती है, तो इन्हीं को अपन वर्षा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वर्षा कह देते हैं। तो ये एक जल चक्र बन जाता है। ठीक है, वर्षा के रूप में वापस पुनः जो है धरती पर ये आती है। ठीक है, जल जो है धरती से वाष्प के रूप में तो ऊपर उठता है, वाष्प के रूप में तो ऊपर जाता है, और वर्षा के रूप में जो है वो नीचे आ जाता है। इस प्रकार ये जल चक्र भी बना हुआ रहता है, समान ही बना रहता है। जल चक्र में जल की मात्रा जो होती है वो समान बनी रहती है। और ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही होती है कि ये छोटी छोटी जो जल कणिकाएँ बनाते हैं, और यही जल कणिकाएँ हमें बादलों के रूप में जो है वो दिखाई देती है। अतः ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर 14 जल। इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा 15वां चैप्टर, जिसमें हमारे चारों ओर वायु अपन पढ़ेंगे। वीडियो वास्तव में अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।